बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अब हम जिस टॉपिक के बारे में आज बात करेंगे उसका नाम है इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर एन आइडियल गैस। ठीक है, ये यूएचएस का थर्ड डिफाइंड टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले यूनिट के अंदर। आपने इक्वेशन ऑफ स्टेट के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं, डेट इज पीवी इज इक्वल टू एन आर टी। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, ये आप फिजिक्स के अंदर भी पढ़ते हैं। और आइडियल गैस के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, जो कि गैस लॉज को ओबे करती हैं, बॉयज लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ। अब स्टूडेंट, हमने इस रिलेशन से रेलिवेंट डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करना है, हमने इस इक्वेशन को अंडरस्टैंड करना है, क्योंकि यूएचएस हमें टॉपिक में कहता है कि अंडरस्टैंड दिस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताता चलूं कि इसमें ये पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स हैं, और आर जनरल गैस कांस्टेंट है, और ये टी टेम्परेचर है। ये भी हमसे क्वेश्चन किया गया है कि जनरल गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू है वो क्या होती है। तो स्टूडेंट, आपने इसकी वैल्यू याद रखनी, डेट इज 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। इसकी वैल्यू आपको आनी चाहिए। ठीक है, ये एमसीक्यू यूएचएस में आ चुका है। अब स्टूडेंट, अगर आप देखें पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, तो इस इक्वेशन को मैं किस किस फॉर्म में लिख सकता हूं, मैं आपको आज के लेक्चर में ये बताने वाला हूं। सबसे पहले स्टूडेंट, अगर आप इस इक्वेशन को ध्यान से देखें, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दूं तो एनआर तो पहले से ही कांस्टेंट है, तो अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट करूंगा तो जो पहली फॉर्म इसकी बनेगी, डेट इज पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट इफ नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर इज कांस्टेंट। इज इट ओके स्टूडेंट? तो पीवी हमारे पास कांस्टेंट के इक्वल आ जाएगा। इस हिसाब से मैं ये बोलूंगा, और ये कब होगा, जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तो मैं उसको बोलूंगा आइसोथर्मल प्रोसेस। इज इट ओके स्टूडेंट? अब अगर वॉल्यूम इधर आएगा तो कांस्टेंट खत्म करेंगे तो प्रोपोर्शनैलिटी का सिंबल आ जाएगा, और यहां पर आ जाएगा प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। आप बोलेंगे सर ये तो बॉयल्स लॉ बन गया। बिल्कुल ठीक है, आप बॉयल्स लॉ, इस इक्वेशन से आप सारे लॉज भी प्रूव कर सकते हैं। इसका मतलब है कि आइडियल गैस का वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर कम होगा, ये इनवर्स है। अगर मैं इनको रेशियो की फॉर्म में लिखूं तो स्टूडेंट ये लिखे जाएंगे P1 ओवर P2 इज इक्वल टू V2 ओवर V1। प्रेशर की जो रेशियो है वो वॉल्यूम की रेशियो के इनवर्स होती है। और स्टूडेंट, इसके हम न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, और इसी रिलेशन से रेलिवेंट अगर मैं आपसे पूछूं कि प्रेशर और वॉल्यूम में किस तरह का ग्राफ बनेगा, तो स्टूडेंट आपको ग्राफ भी पता होना चाहिए। अगर मैं प्रेशर के साथ वॉल्यूम को प्लेस करूं तो प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, तो ग्राफ कुछ यूं बनेगा। इज इट ओके स्टूडेंट? जहां पर प्रेशर ज्यादा वहां पर वॉल्यूम कम, जहां पर प्रेशर कम वहां पर वॉल्यूम ज्यादा, और इसको हम बोलेंगे आइसोथर्म। इज इट ओके? अच्छा स्टूडेंट, अब जरा ध्यान से मेरी बात सुने। अगर मैं आपसे कहूं कि आप प्रेशर में और 1 ओवर वी में ग्राफ प्लॉट करें, प्रेशर में और इनवर्स ऑफ वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करें, तो आपको पता है कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, लेकिन प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 ओवर वी। तो प्रेशर का जो 1 ओवर वी के साथ ग्राफ बनेगा वो इनवर्स नहीं होगा डियर स्टूडेंट, वो स्ट्रेट लाइन होगा। ये आपने याद रखना है। तो प्रेशर में अगर वॉल्यूम में ग्राफ प्लॉट करूंगा तो वो हमारे पास स्ट्रेट लाइन होगा। ये मैं आपको इस रिलेशन के ग्राफ बता रहा हूं। इस तरह डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो। तो इसका मैं थर्ड ग्राफ भी अगर आपको बना के दिखाऊं, उसका थर्ड ग्राफ को यूं बनेगा, पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं वाई एक्सिस पे पीवी को प्लॉट करूं और एक्सिस के ऊपर मैं प्रेशर को प्लॉट करूं, लेट अस सपोज, तो पीवी का प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट रहेगा, जो कि ये शो कर रहा है कि टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ओके स्टूडेंट? तो आपने ये, मैंने पीवी से रेलिवेंट प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, इससे रेलिवेंट कुछ ग्राफ भी आपको साथ में बताए, ताकि आपको पता होगा इनसे रेलिवेंट कोई क्वेश्चन आए तो आपको ये आना चाहिए। स्टूडेंट, जिस तरह मैं आपसे क्वेश्चन कर सकता हूं कि प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, तो प्रेशर में 1 ओवर वी में ग्राफ स्ट्रेट लाइन आएगा, क्योंकि प्रेशर 1 ओवर वी के डायरेक्ट है। मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं कि आपके पास दो ग्राफ है, ये वाला दिस वन, ये इसका टेम्परेचर T1 है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे है, और इस वाले का टेम्परेचर T2 है, दो आइडियल गैसेस हैं। तो मैं आपसे क्वेश्चन ये करता हूं कि आप मुझे ये बताएं कि T1 T2 से ग्रेटर होगा, अल्फा ऑप्शन अगर मैं आपको दूं, T2 T1 से ग्रेटर होगा, या T1 T2 के बराबर होगा, या नन ऑफ दिस। इस ग्राफ को देख के बताएं कि T1 ज्यादा है या T2 ज्यादा है। स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल है? कांस्टेंट। स्लोप के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं, वाई एक्सिस को अगर एक्स एक्सिस पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास उस ग्राफ की स्लोप आ जाएगी। जिस तरह कि आपको पता है कि पीवी इज इक्वल टू क्या है, पीवी इज इक्वल टू कांस्टेंट, और हम ये भी कह सकते हैं कि पीवी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इज इट ओके स्टूडेंट? अगर मैं इसी ग्राफ को देखूं, टेम्परेचर कांस्टेंट है, जितना पीवी का प्रोडक्ट ज्यादा होगा उतना टी ज्यादा होगा। इज इट ओके? मैं इसी ग्राफ को यूं भी लिख सकता हूं, प्रेशर इज
डिवाइडेड बाय 1/v। ये v ऊपर आके दोबारा pv बन जाएगा। तो स्टूडेंट अगर आप इस फॉर्मूले को देखें ध्यान से, तो जिसके अलोंग प्रेशर ज्यादा होगा और 1/v कम होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा। अब आप देखें प्रेशर किसके अलोंग ज्यादा है, जो पहले वाला ग्राफ है इसके अलोंग प्रेशर ज्यादा है, और अगर आप इसके नीचे आए तो उसके अलोंग 1/v कम है, क्योंकि आगे जाते हुए वैल्यू बढ़ रही है। इस वाले के अलोंग p कम है, ये वाले के अलोंग अगर आप आएंगे यहाँ पे p कम होगा और 1/v ज्यादा होगा। तो t ज्यादा कब होगा, जब p ज्यादा होगा और 1/v कम होगा। उस रिस्पेक्ट से ये t1 जो है ये ज्यादा, क्योंकि इसकी स्लोप ज्यादा है। आप यूं भी कर सकते हैं, आप इसको एंगल के जरिए भी कर सकते हैं, इसकी स्लोप ज्यादा और इसकी स्लोप कम है। इज इट ओके स्टूडेंट? तो इस PV इज इक्वल टू NRT से रेलिवेंट आपसे डिफरेंट ग्राफ भी पूछे जा सकते हैं। अब स्टूडेंट हम इसी टॉपिक से रेलिवेंट नेक्स्ट इसकी डेरिवेशन को देखते हैं। एक तो हमें पता लगा P जो है वो V के इनवर्स है। स्टूडेंट अगर आप इसी फॉर्मूले को ध्यान से देखें, अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे पास जो प्रेशर है उसकी वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट, अगर प्रेशर की वैल्यू अगर मैं कांस्टेंट कर दूं तो हमारे पास आ जाएगा वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। NR तो वैसे ही कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल को मैंने कांस्टेंट लिया हुआ है, R जनरल गैस कांस्टेंट है। ये कब आएगा हमारे पास, जब क्या हो, आप बोलेंगे सर ये तब आएगा जब प्रेशर कांस्टेंट हो। और जब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो क्या होगा, अगर मैं इसको रेशियो में लिखूंगा V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T है, तो हमारे पास आएगा V1/V2 इज इक्वल टू T1/T2। मतलब प्रेशर कांस्टेंट होगा तो जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो वॉल्यूम भी आइडियल गैस का बढ़ेगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना वॉल्यूम ज्यादा होगा। ये रेशियो लिखने का पर्पस ये है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक गैस का वॉल्यूम इतना था इस टेम्परेचर के ऊपर, तो बताएं इस इतना वॉल्यूम हो गया तो टेम्परेचर क्या होगा। मैं आपको इस फॉर्मूले में से 3 चीजें दे दूंगा और एक आपसे पूछूंगा जी आप बताएं, ठीक है। तो इसी तरह आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए और आपको ये भी पता होना चाहिए स्टूडेंट के वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, वेयर एज प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसको आप चार्ल्स लॉ भी कहते हैं, ठीक है। तो अगर वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है तो डियर स्टूडेंट इसमें ग्राफ कैसा बनेगा, आप बोलेंगे इट्स वेरी सिंपल सर, इसमें ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है और इसकी जो स्लोप कांस्टेंट है वो प्रेशर को शो कर रही है, प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। इज इट ओके स्टूडेंट? अगर मैं आपसे इसी ग्राफ के अंदर, मतलब यही आपको मैं ग्राफ दे दूं वॉल्यूम का और टेम्परेचर का, जिस तरह मैं यहां पर बना भी देता हूं, अगर मैं आपको वॉल्यूम का और टेम्परेचर का ग्राफ देके 2 ग्राफ बना दूं और आपसे पूछूं बताएं किसके अलोंग प्रेशर ज्यादा होगा, तो ये भी आप बता सकते हैं। ये ग्राफ नंबर 1 है, ये ग्राफ नंबर 2 है, इसके अलोंग प्रेशर P1 है, इसके अलोंग प्रेशर, ये 2 डिफरेंट आइडियल गैसेज हैं। तो आपको कैसे पता लगेगा कि किसके अलोंग प्रेशर ज्यादा है? स्टूडेंट अगर आप देखें इस एक्सप्रेशन को ध्यान से, तो प्रेशर भी कांस्टेंट है, NR भी कांस्टेंट है। तो इस एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग अगर मैं V/T, ये देखें स्टूडेंट, हमारे पास अगर मैं देखूं तो V/T, अगर मैं इस T को इधर ले आऊं और यहां पर ये NR/P इधर आ जाएगा हमारे पास NR/P। अगर आप देखें स्टूडेंट तो हमारे पास अगर मैं इस P को इधर ले आता हूं और NR को मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T/V। आप बोलेंगे सर ये बिल्कुल ठीक है कि प्रेशर जो है वो T/V के डायरेक्ट है। अगर आप इस जनरल गैस इक्वेशन को देखें, मैंने क्या किया, मैंने इस T को इधर ले गया और P को मैं इधर ले आया। अब मैंने पता करना है प्रेशर किसके अलोंग ज्यादा है, और टेम्परेचर और वॉल्यूम 2 वेरिएबल्स गिवन है। अब स्टूडेंट अगर आप देखें तो प्रेशर उसके अलोंग ज्यादा होगा जिसके अलोंग टेम्परेचर ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। तो टेम्परेचर किसके अलोंग ज्यादा है, टेम्परेचर इस वाले के अलोंग टेम्परेचर ज्यादा है और वॉल्यूम कम है। तो स्टूडेंट यहां से आपको पता लगा कि P2 ग्रेटर है P1 से। अब P1 कम क्यों है, क्योंकि प्रेशर उसके अलोंग ज्यादा है जिसके अलोंग टेम्परेचर ज्यादा और वॉल्यूम कम है। तो P1 के अलोंग तो वॉल्यूम कम है, अगर P1 के अलोंग वॉल्यूम ज्यादा है, जो P1 है उसके अलोंग वॉल्यूम ज्यादा है, तो फिर प्रेशर कम होगा क्योंकि ये इनवर्स में आ रहे हैं। तो स्टूडेंट यहां पर बेसिक टेक्निक ये है कि जो भी 2 वेरिएबल आपको दिए हुए हैं उनको आप कांस्टेंट के जरिए सॉल्व करने के लिए, जिस तरह अगर आपने प्रेशर मेजर करना है, प्रेशर को आप अलग कर लें और देखेंगे वो जो दूसरी चीजें उनकी रेशियो में से वो किसके डायरेक्ट है और किसके इनवर्स है, फिर यहां से आप फाइंड कर लेंगे कि कौन सी वैल्यू, कौन सी स्लोप जो है वो ज्यादा है। तो आपको इस टॉपिक के ग्राफ भी अच्छी तरह आने चाहिए और डियर स्टूडेंट आपको इस फॉर्मूले के बारे में अच्छी तरह पता होना चाहिए। हम नेक्स्ट चलते हैं, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। वॉल्यूम नंबर ऑफ मोल्स के डायरेक्ट होगा अगर P और T की वैल्यू कांस्टेंट हो, अगर प्रेशर और टेम्परेचर इन दोनों की वैल्यू हमारे पास क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है स्टूडेंट, और इस फॉर्मूले को मैं कैसे लिखूंगा, वॉल्यूम V1 ओवर वॉल्यूम V2 N1 ओवर N2
दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एवोगैड्रो लॉ। ठीक है, अगर मैं आपसे बोलूं इतने नंबर ऑफ मोल है इतने वॉल्यूम पे, पी और टी कांस्टेंट है, तो कितने नंबर ऑफ मोल होंगे अगर वॉल्यूम इतना हो जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ, तो डियर स्टूडेंट वॉल्यूम का नंबर ऑफ मोल्स के साथ ग्राफ जो है वो स्ट्रेट लाइन बनेगा आपके पास। ठीक है, तो स्टूडेंट आपने इनके क्वेश्चन भी आपको आने चाहिए और इनके ग्राफ भी आपको आने चाहिए। ये बॉयल्स लॉ है, दिस वन वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर, ये चॉर्स लॉ है, और ये एवोगैड्रो लॉ है। डियर स्टूडेंट अगर मैं आपसे कहूं कि वॉल्यूम और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो वॉल्यूम अगर कांस्टेंट होगा, एनआर तो वैसे ही कांस्टेंट है, तो प्रेशर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? आप बोलेंगे सर, अब देखें स्टूडेंट मैं इसी फॉर्मूले में कभी एक चीज को कांस्टेंट कर रहा हूं तो दो का रिलेशन बन रहा है, फिर एक को कांस्टेंट कर रहा हूं तो किसी दो का रिलेशन बन जाता है। तो अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो तो फिर क्या होगा? अगर प्रेशर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो, इसका मतलब है कि वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल कांस्टेंट है। ठीक है, और इसी फॉर्मूले को हम लिखेंगे P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। स्टूडेंट ये जो भी मैंने बोर्ड के ऊपर फॉर्मूला लिखा है P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2, इस फॉर्मूले से रेलिवेंट हमारे जो यूएचएस का पेपर है 2014 या 15 का, उसमें इस फॉर्मूले का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपसे कहा गया था कि इतने प्रेशर पे टेम्परेचर इतना है तो इतने प्रेशर पे टेम्परेचर कितना होगा। ठीक है, तो आपको ये वाला रिलेशन अच्छी तरह पता होना चाहिए कि अगर प्रेशर और टेम्परेचर से रेलिवेंट क्वेश्चन कर लिया जाए तो इनकी जो रेशियो है P1 ओवर P2 इज इक्वल टू T1 ओवर T2। तो स्टूडेंट ये थी कुछ जनरल गैस इक्वेशन के फॉर्मूले कि हम जनरल गैस इक्वेशन से क्या क्या चीजें फाइंड कर सकते हैं। और डियर स्टूडेंट इसी के साथ साथ हम जनरल गैस इक्वेशन को यूज करते हुए, अगर मैं आपसे, जिस तरह मैंने यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम में रिलेशन निकाला, अगर मैं आपसे प्रेशर पूछ लेता इसी फॉर्मूले में, तो आप प्रेशर को सेपरेट करते, फॉर्मूला क्या बन जाता? nRT ओवर V। nRT और V अगर मैं आपको दे देता, नंबर R तो नहीं बताऊंगा, R तो आपको पता होना चाहिए, नंबर ऑफ मोल और टेम्परेचर बताऊंगा, वॉल्यूम बताऊंगा, आप प्रेशर निकाल लेंगे। इस तरह अगर मैं आपसे वॉल्यूम पूछता तो वॉल्यूम कैसे निकलता? ये P इधर आके डिवाइड हो जाता, हमारे पास आता है nRT ओवर P। इधर ओके स्टूडेंट। इस तरह स्टूडेंट अगर मैं आपसे नंबर ऑफ मोल पूछ लेता तो नंबर ऑफ मोल आप कैसे निकालते? नंबर ऑफ मोल आप निकालते RT, फिर डिवाइड होता, यहां पर आया था PV ओवर RT। तो स्टूडेंट बेसिकली यहां पर अगर इसी फॉर्मूले में मैं आपसे टेम्परेचर पूछ लेता तो फिर आप टेम्परेचर कैसे फाइंड करते? टेम्परेचर आप फाइंड करते PV ओवर NR। तो आपको कोई भी चीज जो है वो दो या तीन चीजें बता के एक चीज अननोन दे दी जाएगी और फिर आपने उस चीज को कैलकुलेट करना है। इसी तरह स्टूडेंट मैं आपको एक लास्ट में भी बात बताता चलूं इसी टॉपिक के बारे में कि अगर दो डिफरेंट आइडियल गैसेज हो, N और R तो कांस्टेंट है, अगर दो डिफरेंट आइडियल गैसेज हो तो मैं इसी जनरल गैस इक्वेशन को यूं भी लिख सकता हूं P1 V1 ओवर T1 इज इक्वल टू P2 V2 ओवर T2। NR तो कांस्टेंट है और ये T यहां पे इनवर्स में आ जाएगा। स्टूडेंट आपको पता है ये जो फॉर्मूला मैंने अभी लिखा है, इस फॉर्मूले से रेलिवेंट भी यूएचएस में आपसे क्वेश्चन किया गया है। इसका क्वेश्चन एक लेंथी न्यूमेरिकल बनेगा कि एक आइडियल गैस का प्रेशर इतना है और उसका वॉल्यूम इतना है और टेम्परेचर इतना है, दूसरा आइडियल गैस का प्रेशर इतना है, वॉल्यूम इतना है, तो बताएं उसका टेम्परेचर कितना होगा। तो यहां से अगर लेट अस सपोज T2 अननोन है, आप T2 को साइड पे कर लें और बाकी चीजों को आप वैल्यूज पुट करके आंसर निकाल लें, तो आप ये वाला फॉर्मूला तब यूज करेंगे जब आपको टू आइडियल गैसेस के दरमियान कंपैरिजन करने के लिए कहा जाएगा, बिटवीन टू आइडियल गैसेस। डियर स्टूडेंट हम इसी टॉपिक से रेलेवेंट कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की बात करते हैं। जिस तरह कि आपसे कहा जा रहा है, इफ द बोथ टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ एन आइडियल गैस आर डबल, द प्रेशर जो है वो कितना इंक्रीज होगा बाय फैक्टर 4, डिमिनिश बाय 4, रिमेन्स कांस्टेंट और इट बिकम डबल। तो डियर स्टूडेंट अगर आप देखें तो हमने पढ़ा जनरल गैस इक्वेशन के अंदर PV इज इक्वल टू nRT। अब इसमें से अगर प्रेशर को मैं सेपरेट करूं तो यहां पर आ जाएगा nRT ओवर V। इस कॉरेस्पॉन्डेंस से अगर आप देखें तो NR कांस्टेंट है और हमने टेम्परेचर को कितना किया है, टेम्परेचर और वॉल्यूम बोथ आर डबल। अगर आप टेम्परेचर को भी डबल करेंगे और वॉल्यूम को भी डबल करेंगे तो डियर स्टूडेंट ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और दोबारा NR जो कि कांस्टेंट है हमारे पास कांस्टेंट टर्म आ जाएगी। तो दोनों को डबल करने से प्रेशर के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहां पर जो राइट ऑप्शन आएगी डेट इज अल्फा, इट प्रेशर विल रिमेन्स कांस्टेंट। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं, इफ अ गैस इज at 1 atmosphere to what pressure it should be subjected at constant temperature so that to have 1/4 of its initial volume। वॉल्यूम 1/4 होगा तो प्रेशर हमारे पास इनिशियल के कितना होगा। डियर स्टूडेंट आपको पता है कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो प्रेशर है वो वॉल्यूम के क्या होता है? आप बोलेंगे सर प्रेशर वॉल्यूम के इनवर्स है, ये आपने हमें बताया था। अब इनिशियल प्रेशर क्या बोलेंगे सर 1 atm, आपने P2 बताना है। इनिशियल वॉल्यूम जो है वो हमारे पास अगर V1 है
तो फाइनल वॉल्यूम उसका 1/4 हुआ है, 1/4 V1, तो V1 V1 से कैंसिल हो जाएगा। और अगर मैं यहां पर देखूं तो यहां पे 1/4 इधर आ जाएगा और 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि ये 1/4 ये 4 नीचे आएगा, फिर ये वाला 4 क्रॉस मल्टीप्लाई होकर इधर चला जाएगा। तो हमारे पास जो P2 है वो हमारे पास 4 ATM आ जाएगा। सो राइट आंसर इज 4 एटमॉस्फेयर, दैट इज बीटा। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर द प्रेशर ऑफ द गैस इज 2680 पास्कल, बाय चेंजिंग टेम्परेचर द इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज टू 4876 पास्कल, द टेम्परेचर इज। डियर स्टूडेंट, ये वही एमसीक्यू है जिसके बारे में मैं आपसे कह रहा था कि पास्ट पेपर के अंदर आया हुआ है। अगर आप देखें तो आपसे टेम्परेचर और प्रेशर के बारे में पूछा जा रहा है। जनरल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग पी टी के डायरेक्ट है, और फिर इनकी रेशियोज भी क्या होंगी, आप बोलेंगे सर इनकी रेशियो भी डायरेक्ट होंगी, P1/P2 इज इक्वल टू T1/T2। तो स्टूडेंट उसने आपसे ये कहा है कि एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर कितना होता है, 273.16 केल्विन। डियर स्टूडेंट, यूएचएस ने अक्सर न्यूमेरिकल में टेम्परेचर देने के बजाय आपको बोला है एट ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, तो ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर पे टेम्परेचर होता है 273.16 केल्विन। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर के ऊपर जो प्रेशर है वो किसके इक्वल है, वो 2680 पास्कल है। इज इट ओके स्टूडेंट? और उसने पूछा कि टेम्परेचर क्या होगा T2, अगर प्रेशर 4876 हो जाए, 4876 या 4870 हो जाए, अगर मैं यहां से T2 निकालूं, T2 को मैं इधर ले जाता हूं, T2 हमारे पास इधर आ जाएगा और यहां पर मेरे पास आ जाएगा 273.16 इधर ही रह जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 4876। यहां पे एग्जैक्ट वैल्यू जो यूएचएस की थी वो 0 था, तो मैं इसको उसके अकॉर्डिंग कर लेता हूं। यहां पर आ जाएगा 2680, इधर आ जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई होके, इस 0 को मैं 0 से कैंसिल कर दूंगा। अब आप बोलेंगे कि सर ये विदाउट कैलकुलेटर कैसे सॉल्व करेंगे आप? स्टूडेंट देखिए, मैं अप्रोक्सीमेशन से सॉल्व करता हूं। अगर मैं इस 268 को 273 से कैंसिल कर दूंगा, आप बोलेंगे सर 5 का डिफरेंस है। मैं बोलूंगा बेटे आपने कोई एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं बतानी, आप कॉरस्पॉन्डेंस से अगर इन दोनों को अप्रोक्सीमेशन के साथ कैंसिल कर दें, लेकिन इसका आंसर 1 से थोड़ा सा बड़ा आएगा, लेकिन 1 के बहुत करीब होगा। और अब 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा आंसर, क्योंकि ये ऊपर वाला जो फैक्टर है हमारे पास नोमिनेटर वो थोड़ा सा बड़ा है, तो उस रिस्पेक्ट से जब मैं 1 से थोड़ी सी बड़ी चीज को 487 से मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर अप्रोक्सीमेटली 487 से बड़ा आएगा हमारे पास, मतलब 487 से थोड़ा सा बड़ा आंसर आएगा, क्योंकि ये 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू थी। जब 1 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू 487 से मल्टीप्लाई होगी तो आंसर भी 487 से थोड़ा सा बड़ा आएगा। सॉरी, टेम्परेचर फाइंड करना है तो यहाँ पर केल्विन आएगा हमारे पास, क्योंकि हमने टेम्परेचर मेजर करना है। अगर आप देखें तो हमारे पास 438 जो है वो तो छोटा है 1 इससे, 487 से। 487 से बड़ा एक ही आंसर है अल्फा, 496.38 केल्विन। फॉर्म हाइट में नहीं, हम केल्विन में डील करें, तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। ओके, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट हैपेंड टू द प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इफ द टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 2 एंड वॉल्यूम इज इंक्रीज बाय अ फैक्टर 8। आपने प्रेशर बताना है अगर टेम्परेचर को इंक्रीज किया है बाय फैक्टर 2, ये देखें टेम्परेचर को फैक्टर 2 इंक्रीज किया है और वॉल्यूम को उसने इंक्रीज किया बाय फैक्टर 8, तो 2/8 का आंसर क्या आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 1/4। तो प्रेशर पहले से क्या हो जाएगा 1/4, हम बोलेंगे कि प्रेशर 4 टाइम डिक्रीज हुआ है बाय फैक्टर 4, P डिक्रीज बाय फैक्टर 4, क्योंकि प्रेशर 1/4 हो जाएगा पहले से। सो राइट ऑप्शन इज बीटा। इसका एक लास्ट क्वेश्चन भी देखते हैं जिसमें आपसे कहा जा रहा है द रिलेशन बिटवीन वॉल्यूम V एंड PV फॉर अ, ये यहाँ पे कैपिटल V है, ठीक है, फॉर अ सैंपल ऑफ गैस एट अ गिवन टेम्परेचर इज शोन बाय द आइसोथर्म मार्क 1 एज शोन इन द फिगर। ठीक है, तो आपने ये बताना है जो आइसोथर्म 2 है, जो मतलब ये आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट है, जो आइसोथर्म 2 है मतलब जो एक्स वाला ग्राफ है उसमें आपने इनके अकॉर्डिंग आंसर बताने हैं जो ऑप्शंस हैं। डियर स्टूडेंट, अगर आप देखें तो ऐसा ग्राफ मैंने बॉयज लॉ में बना के दिया था आपको। अगर आप देखें तो ये PV, यहाँ पे PV है और यहाँ पर P है हमारे पास, और PV का प्रोडक्ट कांस्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट है, और यहाँ पर ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 है, और ये भी यहाँ पे भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, लेकिन ये दो डिफरेंट आइडियल गैस हैं। और बॉयल्स लॉ के अकॉर्डिंग जो PV है उसका प्रोडक्ट क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो स्टूडेंट अगर PV का प्रोडक्ट ज्यादा होगा तो कांस्टेंट टेम्परेचर की वैल्यू ज्यादा होगी, अगर इसका प्रोडक्ट कम होगा तो टेम्परेचर कांस्टेंट की वैल्यू कम होगी। अगर आप सेकंड वाले में देखें तो यहाँ पर PV की वैल्यू कम है, यहाँ पर PV की वैल्यू ज्यादा है, तो जहां पर PV की वैल्यू कम होगी, आइसोथर्म 2 में PV की वैल्यू कम है, तो यहाँ पे टेम्परेचर भी इसके फिर पहले वाले के हाफ होगा। मतलब अगर मैं इसको T1 बोलूं, इसको T2 बोलूं, तो T2 इज लेस देन T1, T2 जो है वो T1 से लेस होगा और 2 टाइम्स लेस होगा, मतलब हाफ होगा। क्यों बोला, क्योंकि अगर आप देखें तो ये इसका मिड बन रहा है, तो T2 जो है वो T1 का हाफ होगा, तो उस रिस्पेक्ट से वहां पर राइट ऑप्शन बनेगी द थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर ऑफ द गैस वाज हाफ्ड होगा, क्योंकि इसमें PV की वैल्यू इस वैल्यू से आधी है। सो राइट ऑप्शन इज बीटा।